हाँ जी, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और अलग अलग लोकेशन पर हमने डाइपोल के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, दैट इज़ ऑन द एक्सियल पोजीशन, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन और एनी जनरल लोकेशन। ठीक है, तो इन लोकेशंस पर हमने डाइपोल की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है। अब अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि डाइपोल को किसी और के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें तो डाइपोल कैसे बिहेव करता है, उस पर कितना फोर्स लगता है, उस पर कितना टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का मेज़रमेंट कितना होता है, उस फोर्स का मेज़रमेंट कितना होता है। ठीक है, जब डाइपोल पर टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो कितना वर्क करता है घूमने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करता है उसको घुमाने के लिए, या हम कितना वर्क करते हैं उसको घुमाने के लिए। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर पर डिस्कस करेंगे कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और बना रहा है किसी और के द्वारा। जैसे ये दो प्लेट हमने रखे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज वाले प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है। शेप आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जब दो प्लेट ऐसे होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें उठा के किसी डाइपोल को रख दिए, तो जैसे ही हम डाइपोल को रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो हम देखते हैं कि ऐसे घूमने लग जाता है, ये ऐसे। समझ आया क्या होने लगता है? ये ऐसे रोटेट करने लग जाता है, ऐसे, ये इस तरह से देखो, ये दिख रहा है, ऐसे रोटेट करने लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से। एकदम ऐसे नहीं घूमता, रोटेट करके ऐसे हो जाता है, लेकिन रोटेट होता है। और रोटेट करवाने वाले का नाम क्या है? टॉर्क। ये फोर्स है, फोर्स जो घुमाने का काम करता है, गोल घुमाने का, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। समझ आया? तो थोड़ा सा हम इसकी स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने से क्या क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, टॉर्क का क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज डाइपोल आप सब जानते हो कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस पर मेंटेन हो तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दिस इज अनदर टाइप ऑफ चार्ज। लेट अस सपोज दिस इज निगेटिव चार्ज एंड दिस इज positive charge and it has a fixed distance 2L between the two। ये ये क्या है? ये डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल है। और डाइपोल की डायरेक्शन भी आप जानते हो, -q से +q की तरफ हम लोग लेते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 2QL। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इसको ना अब हम उठा के किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है ना? यूनिफॉर्म मतलब हर जगह उसकी इंटेंसिटी एक जैसी होगी और किसी भी लोकेशन पर आप चार्ज रखोगे तो उस पर एक जैसा फोर्स लगेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं यूनिफॉर्म टाइप का। Suppose this is the direction of electric field which is created from any positive charge। कहीं होगा, और कहाँ जा रही हैं? कहाँ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नेगेटिव चार्ज की तरफ। उधर कहीं होगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है? ये क्या है? यूनिफॉर्म। कहीं भी देखो रिंग रख के हर जगह एक जैसा आपको यूनिफॉर्म दिखेगा ये। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इस डाइपोल को ऐसे रख दिया। दिस इज अवर डाइपोल। तो क्या होगा? तो इसमें हमको डिस्कस करना है दो तीन चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स। इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, डाइपोल बेसिकली क्या है? चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज वाले और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए चार्ज ही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है? बताइए। along the direction of electric field lines, electric field lines, not dipole moment. This is the direction of dipole moment. और फोर्स किधर लगता है? along the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी? along E. So suppose this is the direction of force on positive charge. और फोर्स कितना? बोलिए। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला देखिए, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E
और ये टेस्ट चार्ज क्या है Q, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा Q इंटू ई, दैट इज पॉजिटिव लगेगा। डायरेक्शन कहाँ, अलोंग द E, समझ आया ये? ओके, दिस इज ऑल्सो ए चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द E, ये, और ये वाला फोर्स कितना होगा माइनस QE, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ 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 हर जगह इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैसी है, सेम हर जगह। ये वाला चार्ज डाइपोल का चार्ज है, ये वाला चार्ज डाइपोल का चार्ज है, और डाइपोल के चार्ज कैसे होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के। तो ये वाला QE जो फोर्स बनता है यहाँ, ये फोर्स, और ये वाला QE जो फोर्स यहाँ बनता है इस पर, वो फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम। लेकिन एक फोर्स उधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है, ये फोर्स समझ में आया? ओके, अब दोनों चार्ज पार्टिकल पर हमने फोर्स आपको दिखाया, प्लस QE और माइनस QE। तो अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज ए सिंगल बॉडी डाइपोल, इस पर नेट फोर्स बताइए, तो नेट फोर्स कितना है, चेक कीजिए, चेक कीजिए और बताइए। नेट फोर्स ऑन डाइपोल kept in uniform electric field of intensity E, कितना होगा नेट फोर्स, बताओ, फोर्स नेट बताइए कितना। What is the force on this charge? Plus QE. What is the force on this charge? Minus QE. What is the net force? Add the two. Plus minus 0. तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो बॉडी क्या करने लगती है, चलने लगती है। यहाँ पर फोर्स 0 है नेट फोर्स, तो वो बॉडी चलेगी कि नहीं, नहीं चलेगी। अब ये जो फोर्स जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये कैसा फोर्स है, लीनियर। और लीनियर फोर्स का काम क्या होता है, किसी बॉडी को सीधा चलाना। किसी भी चीज़ को धक्का देते हो तो वो गोल गोल चलती है कि सीधे चलती है, सीधे। तो सीधे चलाने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लीनियर फोर्स, और यही तो है लीनियर फोर्स। तो नेट फोर्स कितना आया, 0, और ये फोर्स क्या करवाता है, सीधा चलवाता है। अब ये फोर्स ही 0 है तो ये क्या नहीं कर सकता, सीधा नहीं चल सकता। सीधे को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो एक डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0, कोई फोर्स नहीं होता। शर्त ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, हाँ जी, ये आप याद रखेंगे ना, ये सारा खेल इसी की वजह से हो रहा है, यूनिफॉर्म E की वजह से। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए नेट फोर्स क्या आया है, वो क्यों आया, समझ आ रहा है जी, बोलिए। यहाँ का फोर्स QE, यहाँ का फोर्स QE सेम है, क्योंकि यहाँ E और यहाँ E दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के हैं, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों फोर्स भी सेम सेम बने। उधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लगेगा। तो एक बॉडी को उधर से 10 न्यूटन लगा के खींचो, इधर से 10 न्यूटन लगा के खींचो, वो किधर जाएगी, दोनों तरफ तो बराबर फोर्स लग रहा है, वो वहीं खड़ी रहेगी। नेट फोर्स 0 हो गया उस पर। ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, इस वजह से कोई नेट फोर्स नहीं आता। और जब नेट फोर्स नहीं आएगा तो ये क्या नहीं कर सकता, हाँ। सो यहाँ आप लिख लीजिए रिजल्ट। सो द डाइपोल do not have any linear motion। ठीक है, डाइपोल क्या नहीं कर सकता, लीनियर मोशन। बोले तो जैसे ये डाइपोल है, ऐसे रखे, इस पर नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ऐसे चल नहीं सकता, ऐसे या ऐसे नहीं चल सकता। इसको लीनियर मोशन बोलते हैं ना, इस तरह चलना। ठीक है, लेकिन सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो यहाँ E अलग होता, यहाँ E अलग होता, यहाँ E अलग होता। अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती। तो यहाँ पर का E अलग होता, यहाँ पर का E अलग होता। जाहिर सी बात है, अलग होता तो कहीं छोटा होता, कहीं बड़ा होता। सपोज यहाँ बड़ा होता, यहाँ छोटा होता। Q तो सेम है,
ई छोटे बड़े हैं, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो जहाँ ई बड़ा होगा वहाँ फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा फोर्स होता, ये छोटा फोर्स होता। ये 10 न्यूटन होता तो वो 8 न्यूटन होता। तो फिर नेट फोर्स आ जाता कि नहीं? किधर आता? किधर? जिधर फोर्स ज़्यादा है। वो 8 न्यूटन बैलेंस, एक्स्ट्रा कितना है इसके पास? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इज व्हाट? नेट फोर्स। उस 2 न्यूटन से ये इस डायरेक्शन में चलने लगता ऐसे। तो ये क्या आ गया इसके पास? कौन सा मोशन? लीनियर। तो वो उस 2 न्यूटन के नेट फोर्स की वजह से लीनियरली ऐसे मूव करने लगता। समझ आया? कब? ये कब होता? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता? नॉन यूनिफॉर्म। समझ आ रहा है? ओके। लेकिन अभी हम कन्वीनियंस के लिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं? यूनिफॉर्म रखते हैं। ठीक है जी, ओके। अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं, क्योंकि टॉर्क लगेगा तो ये क्या करेगा? घूमेगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा, और फिर हमको उसको स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलिए चेक करते हैं कोई टॉर्क लगता है कि नहीं। सबसे पहले व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज ए फोर्स विच हेल्प्स टू रोटेट ए बॉडी। किसी को रोटेट करने के लिए, रोटेशनल मोशन करवाने के लिए जो फोर्स काम करता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क कैसे बनता है? कैसे बनता है टॉर्क? हु क्रिएट्स ए टॉर्क? आंसर है ए कपल ऑफ फोर्स क्रिएट ए टॉर्क। एक फोर्स नहीं, जोड़ा फोर्स का, कपल ऑफ फोर्स। और उस कपल ऑफ फोर्स की खासियत ये होती है कि वो फोर्स दोनों, जोड़े में जो फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो दोनों एक मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लगने चाहिए और एक ही बॉडी में लगने चाहिए। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको समझिए। कपल ऑफ, देखिए सबसे पहले टॉर्क, टॉर्क लगेगा तब ये घूमेगा। टॉर्क बनाता कौन है? कपल ऑफ फोर्स, जोड़ी में फोर्स, 2 फोर्स होना चाहिए जोड़ी में। अब दोनों फोर्स की खासियत सुनिए, कपल ऑफ फोर्स कैसे बनता है। कपल ऑफ फोर्स यानी दोनों फोर्स एक जैसे होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, एक ही बॉडी पर लगना चाहिए, सेम बॉडी पर, लेकिन अलग अलग जगह लगना चाहिए। एक बॉडी हो और उसके 2 अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में सेम फोर्स लगे। समझ आया? और उन दोनों फोर्स के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। शर्त समझ में आया कपल ऑफ फोर्स बनाने का? ये देखिए, जैसे आप लोग साइकिल का हैंडल मोड़ते हो, ये साइकिल का हैंडल एक पीस है कि 2 पीस? 2 पीस है। एक पीस है, एक पीस है ना हैंडल। एक एंड में आप फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, और ये वाले एंड में फोर्स किधर लगाते हो? तो जितना फोर्स ये हाथ लगाता है उतना ही फोर्स ये हाथ भी लगाता है। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल। अब देखो फोर्स कितने हैं? 2 सेम मैग्नीट्यूड के, और दोनों किस पर लग रहे हैं? एक बॉडी, सिंगल बॉडी पर। और कहाँ? अलग अलग पॉइंट पर। एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स के बीच ये परपेंडिकुलर डंडा है, डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच। शर्त समझ में आया? इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। जिस बॉडी में कपल ऑफ फोर्स लगता है वहाँ क्या क्रिएट करवाता है कपल ऑफ फोर्स? टॉर्क। और वो ऐसे घूम जाता है हैंडल। समझ आया? यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कौन बनाएगा? कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स बनाने के लिए देयर हैज़ टू बी 2 सेम मैग्नीट्यूड फोर्स, ठीक है, एंड देयर हैज़ टू बी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है, ओके। देयर इज ए 1 बॉडी 1 डाइपोल। शर्त नंबर 1 इज कंप्लीटेड। समझ आया? नाउ there are 2 forces of equal magnitude. This is the force QE, this is the force QE, same force, both forces applied at 2 different location on a single body. One location is this, another location is this. Same force 2 अलग अलग पॉइंट पर काम किया एक ही बॉडी के। एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए? दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है दोनों फोर्स के बीच? आंसर है यस, देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स, ये यही है ना फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकंड फोर्स। ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, ये कोई लकीर नहीं है कि आपको लकीर देखना है। ये तो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, एंड देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। हो गया? एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर। दोनों फोर्स एक उधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, एक ही बॉडी पर काम कर रहा है, और बॉडी ये है डाइपोल। शर्त पूरी हो गई। तो ये क्या है? कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करता है? टॉर्क। समझ आया? तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं टॉर्क के कैलकुलेशन पर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए डाइपोल एट 2 डिफरेंट लोकेशंस और पॉइंट्स एंड हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम रख देते हैं
सपोज इसका मैंने नाम रखा इस पॉइंट का A, इसका मैंने नाम रखा B और इसका मैंने नाम रखा C, ठीक है। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और CB, BC लिख देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज BC, ओके। सो ये कपल ऑफ फोर्स की शर्त पूरी हो गई। हाँ, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। दिस विल मेक a couple of forces which results to create a torque, which results to create a torque, ठीक है। इससे टॉर्क क्रिएट हुआ। सो टॉर्क, हाउ वी कैलकुलेट इट? आंसर है वी टेक आइदर ऑफ द फोर्सेस। जैसे आपने डाइपोल मोमेंट निकाला था, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। सेम मोमेंट है ना, ये मोमेंट से मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था। किसी भी चीज़ को आप डिस्टेंस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाता है? मोमेंट। तो फोर्स काम कर रहा है यहाँ और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। इसको ऐसे समझो, ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स काम किया ऐसे इस डायरेक्शन में और एक फोर्स काम किया ऐसे इस डायरेक्शन में। सेम बॉडी पर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगी, ऐसे घूमा, ये टॉर्क बन गया और देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो ये वाला फोर्स या ये वाला फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कोई एक मैग्नीट्यूड ले लो, कोई एक फोर्स, और इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट ऑफ रोटेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स को जैसे ही आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या निकल जाता है? फोर्स का मूवमेंट। और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? टॉर्क। तो टॉर्क बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। चार्जेस नहीं है यहाँ, फोर्स। फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेना है मैडम, ठीक है। चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो ये है 2L, है ना, ओके। ये टॉर्क किसकी वजह से बनता है? फोर्स। तो हमको डिस्टेंस भी किसके बीच का लेना है? फोर्स के बीच का, ठीक है, ओके। सो फोर्स, व्हाट इज फोर्स? हाउ मच इज द फोर्स? Q into E, very good. Okay, what is the perpendicular distance? Named as BC, and BC is not our given quantity. What is our given quantity? Given quantity is dipole moment, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप गिवन क्वांटिटी लिखिए, ऊपर में कहीं जगह हो तो। गिवन इज डाइपोल मोमेंट P 2QL, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी तो गिवन रहेगा। इंटेंसिटी E, ठीक है, ओके। BC हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है तो ये हमको नहीं चाहिए, हमने क्रिएट की है तो उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कायदा कानून आपको आता है कि फिजिक्स का हमेशा रिजल्ट किस में आता है? गिवन क्वांटिटीज में। तो हमको P दिया है और E दिया है, दीज आर अवर गिवन क्वांटिटीज। तब ना E आपको देंगे तब तो पता चलेगा यूनिफॉर्म है हर जगह, तो आपको बताएगा E इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल है तो हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ओके। अब देयर इज वन मोर कंडीशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? electric field intensity. It makes certain angle with the direction of electric field intensity, it is theta. Dipole moment is making certain angle with the electric field intensity. ये हम निकाल सकते हैं ना, जहाँ भी डाइपोल रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है? डाइपोल मोमेंट, दिस इज थीटा। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, ये भी नोन क्वांटिटी है। तो ये नोन हो गया, P नोन हो गया, E नोन हो गया, ये तीन नोन क्वांटिटी होती हैं। तो रिजल्ट भी किस में आना है? इन्हीं तीन में आना है, तो ये हमको नहीं चाहिए। अब हम BC कैसे रिमूव करें? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2L, और ये वाला डिस्टेंस हमको नहीं पता तो उसको हमको चाहिए भी नहीं।
हमको क्या चीज़ चाहिए, ये BC का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो BC इन्वॉल्व होगा क्योंकि इसी को रिप्लेस करना है। दूसरा क्या गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है और ये नोन क्वांटिटी है। तो जरा देखो इस एंगल के लिए, ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे BC इन्वॉल्व करना है, यही एकलौती गिवन क्वांटिटी, तो इसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस। तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा एंगल। क्या रिलेशन है एंगल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस इज 12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। और BC की जगह रखने के लिए अब आपके पास मटेरियल मिल गया, BC इज इक्वल टू, हाँ दिस इज 2L साइन थीटा। ये चेंज हो गया BC, थीटा इज अवर गिवन क्वांटिटी, 2L इज अवर गिवन क्वांटिटी, 2L इज लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो ये गिवन है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा लिखो उसको। तो ये BC की जगह क्या आ गया, 2L साइन थीटा। हाँ जी, दिस इज Q, दिस इज 2L। व्हाट इज Q इंटू 2L, डाइपोल मूवमेंट होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डाइपोल मूवमेंट P, और ये क्या है E, और ये क्या बचा साइन थीटा, और ये क्या आ गया हमारा टॉर्क। टॉर्क के लिए सिंबल है टाउ, इसको क्या पढ़ते हैं टाउ, ठीक है। ओके, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, जो उस पर एक्सपीरियंस होता है गोल घुमाने के लिए। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, इसमें हाँ ये एंगल जो आता है, ये एंगल किसके बीच का एंगल है, यही दो क्वांटिटी जो हमने वहाँ आपको एक्सप्लेन किया, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। आ रहा है बिटिया समझ कि नहीं आ रहा, ऐसे देख रही हो घबराए घबराए कि ये कहाँ हैं ये लोग, P कहाँ है E कहाँ है, कैसे नहीं दिख रहा, P कहाँ है E कहाँ है, दिख रहा, मालूम है ना, पक्का कि कच्चा, पक्का, चलो जी ठीक। ओके, नाउ देखिए टॉर्क, व्हाट इज P, डाइपोल मूवमेंट, इट इज स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज E, वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है टॉर्क, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं पढ़ा आपने इसको 11th में, टॉर्क का पूरा एक चैप्टर है इस पर, चैप्टर नंबर 4। जैसे इंट्रोडक्शन होता है वेक्टर का, उसमें आपको दो प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आपने नहीं पढ़ा वो, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे 2 दिन लगता है पढ़ाने में, क्रॉस प्रोडक्ट अलग एक दिन और डॉट प्रोडक्ट अलग एक दिन, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। टॉर्क इसे वेक्टर क्वांटिटी, अभी ये टाइम नहीं कि मैं इस पर डिस्कस करूं। टॉर्क किसको बोलते हैं, जैसे ये पंखा घूम रहा है तो इस पर टॉर्क लग रहा होगा, है ना, घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है तो घुमाने वाला फोर्स टॉर्क। अब बताओ हवा किसको लग रहा है, आपको लग रहा है, आप कहाँ बैठी हो, पंखे के नीचे, हवा कैसे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, तो पंखा ऐसे घूम रहा है और हवा नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन है। समझ आया कि नहीं आया, आ रहा है। तो ये टॉर्क जो इसको घुमा रहा है, इस टॉर्क की डायरेक्शन किधर, इधर, क्योंकि आपको नीचे हवा लग रहा है, ठीक है, समझे। अच्छा जी, बरसात का मौसम अभी है, आप लोग डेली छतरी लेके आते हो कि नहीं, घर में कभी तो छाता यूज़ करते होगे। आप अचानक से जा रहे हैं, अचानक से बारिश आ गई तो क्या करोगे, छाता खोल लोगे, है ना। अब आपने देखा, आप छाता ऐसे ओढ़े हो, आप देख रहे हो इधर से बारिश आ रही है, छाता अगर मैं ऐसे रखी रहूँगी तो ऐसे पानी आएगा तो मैं पूरी गीली हो जाऊँगी, तो आप क्या करोगे, छाता को उधर करोगे जिधर से बारिश आ रही है, तो आप छाता पकड़ोगे और ऐसे कर लोगे, ऐसे करोगे, या उसका हैंडल पकड़ोगे, ऐसे घुमा दोगे, छाता घूम जाएगा। तो उतने बड़े छाते को कंट्रोल कौन कर रहा है, हैंडल, हैंडल उसका डायरेक्शन है, जिधर चाहेगा उधर उसको उस डायरेक्शन में मोड़ देगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ छाता, अम्ब्रेला, ठीक है। ये छाता बेसिकली एरिया है, ये एरिया का डायरेक्शन है उस पर परपेंडिकुलर। इसी तरह से टॉर्क जैसे लगता है तो टॉर्क का डायरेक्शन भी उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये राइट हैंड कर्ल रूल से निकाला जाता है, या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जाता है। जैसे बॉटल का ढक्कन खोलते हो ठंडा पीने वाला, वो बॉटल को ऐसे लेटा लो,
और उसका ढक्कन खोलो, हम कैसे घुमा रहे हैं उसको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ रहा है, ये ऐसे, ये बॉटल है, ये उसका ढक्कन, मैं उसको ऐसे खोलने के लिए ऐसे फोर्स लगाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ये ढक्कन घूम तो रहा है लेकिन जा किधर रहा है, अपनी डायरेक्शन की तरफ, बाहर खुल जाता है। और जब आप टाइट करते हो तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज फोर्स लगाता हूँ, क्लॉकवाइज ढक्कन को घुमाता हूँ, क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता हूँ, तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, जाता कहाँ है, अंदर, तो टाइट हो जाता है। समझ आ रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क बनता है तो डायरेक्शन इधर होती है। ये ढक्कन का नियम समझे, ये अंगूठा किधर आया, अंदर, ढक्कन बंद करो ऐसे क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर, तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, और ये ऐसे ढक्कन खोलो ऐसे, एंटी क्लॉक ये ना है, तो किधर आता है ढक्कन, बाहर, ये टॉर्क की डायरेक्शन है। टॉर्क ना उसको घुमाता है, खोलता है, बंद करता है, डायरेक्शन समझ आया, दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। टू वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आया, ये किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, इट इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट में क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें डॉट लगा देते हैं यहाँ दो के बीच में। और दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी आया तो ये किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चिड़िया के दो नाम, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही चिड़िया के दो नाम। तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट रहा होगा, किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है रिजल्ट में। तो इसका दूसरा रूप देखो वेक्टर फॉर्म, P क्रॉस E, ये यही है ना दो वेक्टर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसलिए ये किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस, तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों के साथ साइन थीटा, और किसी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों वेक्टर के साथ कॉस थीटा। समझ आया? अभी मैं आपको बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट को भी, ये समझ आया? सो दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखिए यहाँ पर ऐसे हमने इस डाइपोल को घुमाया है विद सर्टेन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर कुछ टॉर्क लग रहा है कि नहीं, आंसर है लग रहा है, क्योंकि ये जीरो नहीं आया है, कुछ आया है, कुछ एंगल होगा थीटा, 30 डिग्री होगा, तो यहाँ हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 31/2 होगा, P की वैल्यू कुछ होगी, E की वैल्यू कुछ होगी, रख के मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ आएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो आएगा कि कुछ आएगा नंबर, कुछ आएगा, इसका मतलब टॉर्क है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क जीरो नहीं है। और अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो वो डाइपोल क्या करेगा, गोल घूमेगा, रोटेशनल मोशन। क्या नहीं था इसके पास, नेट फोर्स, इसलिए ये क्या नहीं कर सकता, लीनियर मोशन। क्या है इसके पास, टॉर्क, इसलिए ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन। तो लिखिए ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क डाइपोल हैव रोटेशनल मोशन, ठीक है, ड्यू टू टॉर्क डाइपोल हैज रोटेशनल मोशन, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोर्स इट कैन नॉट हैव लीनियर मोशन। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया? लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा आपका 2 मिनट 3 मिनट टाइम लूँगा, कि अगर मैं इस डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता तो ये कैसे बिहेव करता। अब तो इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेट फोर्स आ जाता कुछ ना कुछ, जैसे इमेजिन करो ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये, ठीक है, ऐसा सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देता हूँ, या एक डाइपोल को मैं ऐसे रख देता हूँ, ऐसे समझो, सपोज ये दिस इज ए डाइपोल, समझ आ रहा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ऐसे रख दिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, क्राउडिंग, कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग होगी, कहाँ, ये, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ का ई कैसा हो गया, अलग, और यहाँ पर कम है इसलिए यहाँ का ई कैसा हो गया, वीक, ये स्ट्रांग और ये वीक। तो अब फोर्स कैसा बनेगा, कैसा बनेगा फोर्स, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, यहाँ पर ई ज़्यादा है तो फोर्स कैसा बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगा इधर,
ठीक है, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या दोनों फोर्स सेम है, आंसर है नहीं। ये ज़्यादा है सपोज 10 न्यूटन, ये कम है सपोज 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर आया, ये 8 और ये 10, 2 न्यूटन का नेट फोर्स आया किधर, इधर, तो ये किधर जाएगा, हाँ ये कैसे चलेगा, देखो ये ऐसे है, ऐसे रखा है मैंने, ऐसे है ना, इधर 10 न्यूटन बन रहा है, इधर 8 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर बना, 2 न्यूटन इधर, तो उस 2 न्यूटन से ये ऐसे चलेगा। ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन, ठीक है, ओके। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं उस समय तो फोर्स 0 रहता है नेट फोर्स, तो ये ऐसे नहीं चल सकता, क्या करेगा, ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन, समझ आया, ओके। नॉन यूनिफॉर्म में रख दिए तो लीनियरली तो ये ऐसे चल रहा है, ये समझ आ गया आपको। क्या ये गोल घूमेगा, गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क, टॉर्क बनने के लिए क्या चाहिए, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, कैसे, देखिए इसके पास 8 है कि नहीं, इसके पास 8 है कि नहीं, सेम फोर्सेस, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा भी है लेकिन 8 है कि नहीं, तो 8 और 8 सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस, एक इधर एक उधर, सेम बॉडी पर लगा, दो अलग अलग पॉइंट पर, एंड देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये तो शर्त पूरी हो गई ना कपल ऑफ फोर्स की, तो डाइपोल बना। इसलिए ये क्या करेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे रखा है, ऐसे घूमेगा कि नहीं, घूमेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म में इस पर नेट फोर्स भी लग रहा है और नॉन यूनिफॉर्म में इस पर टॉर्क भी बन रहा है, तो टॉर्क के कारण ये ऐसे घूमेगा और नेट फोर्स के कारण ये ऐसे चलेगा भी, और इकट्ठे दोनों हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, ऐसा, समझ आया। देखो कोल भी घूमा और आगे भी जा रहा है, आगे किसकी वजह से जा रहा है, फोर्स की वजह से, और ये ऐसे किसकी वजह से घूम रहा है, टॉर्क की वजह से, और दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ये ऐसे घूमता भी जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा, समझ आया। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म में, क्लियर हुआ ये, ओके। अभी हमने ये डिस्कस किया कि हमने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, हमने कुछ एंगल पर रखा तो उस पर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होता है, इतना, PE sin थीटा, दिस मच ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल ओवर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात, ओके। और इस पर कितना कितना टॉर्क होता है, थीटा एंगल पर तो इतना टॉर्क बना, अगर ये ऐसे रहता तब कितना टॉर्क इस पर लगता, ऐसे हो जाता 90 डिग्री तब कितना टॉर्क लगता, यानी अलग अलग एंगल पर घुमाने से इस पर कितना कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। दैट विल बी अवर स्पेशल केसेस फॉर रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका स्पेशल केस हम नोट करते हैं, ये आपने नोट कर लिया, हाँ चलिए स्पेशल केस हेडिंग दीजिए। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस का मतलब है अलग अलग एंगल पर डाइपोल को घुमाएंगे तो उस पर कितना कितना टॉर्क लगेगा। ध्यान से सब सारी चीज़ें समझते जाइए। नंबर 1, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया ऐसे, दिस इज -q, दिस इज +q। बनाने की जरूरत है क्या, अगर मैं सिर्फ P बना दूं चलेगा, P बताता है ना, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। व्हाट इज द एंगल, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी ये है, डाइपोल ऐसे रखा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, तो P को हमने किधर रखा, P अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस समय थीटा कितना इनके बीच का, 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना होगा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क, रखिए थीटा को 0, व्हाट इज साइन 0, साइन 0, साइन 0 नॉट डिफाइन, क्या कह रही हो, ना ना ना, साइन 0 इज 0। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद होनी चाहिए, जगह जगह यूज होता है फिजिक्स में, और थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद होने चाहिए, फोर्स के, वर्क के, एनर्जी के, क्योंकि ये जगह जगह रिपीट होते हैं, ठीक है, ठीक है। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 90 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, जस्ट इसका रिवर्स होता है। आप साइन 0 याद रखिए, साइन 90 याद रखिए, इसको रिवर्स कर लीजिए, कॉस का बन जाएगा, ठीक है, ओके। साइन 0 इज 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, तो इस पे कितना टॉर्क लगता है, बोलो, 0। तो जब एक डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता है तो उस पे कितना टॉर्क लगता है, हाँ, अगर ये ऐसे रखा है E के अलोंग तो ये नहीं घूमेगा, क्यों, टॉर्क ही नहीं लग रहा, घुमाने वाला फोर्स ही नहीं, तो काहे को घूमेगा, समझ आया।
और ये वो पोजीशन होती है कि जहाँ ये बार बार आना चाहता है लौट लौट के, क्योंकि यहाँ इस पर टॉर्क नहीं लगता। समझ आए? कोई दबाव नहीं है यहाँ पर इस पर। अच्छा, इसको अगर मैं घुमा दूँ, थर्टी डिग्री के एंगल पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, और अभी मैंने डाइपोल को ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा। समझ आ रहा है? दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड दिस इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री। आया समझिए? ऐसे घुमा दिए 30 डिग्री में, तो कितना लगेगा टॉर्क? रखो 30 साइन 30 1/2, सो पी ई अपॉन 2। तो जितना टॉर्क फुल बनता उसका आधा लगेगा, P/2। समझ आया कि नहीं आया? पक्का बोलो। इतना टॉर्क बनता है 30 डिग्री पर। ठीक, अगर मैं इसको नॉर्मल रख दूं, यानी इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, तो डायरेक्शन ये हुई ना डाइपोल मूवमेंट की, और एंगल कितना बन रहा है? ये 90। तो बताइए टॉर्क कितना बनेगा? साइन 90 इज व्हाट? 1, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 साइन की। 1 से बड़ा नहीं हो सकता साइन। 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है, बस 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है साइन की। तो 1 क्या है साइन के लिए? मैक्सिमम। अब चूंकि ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये मैक्सिमम है इसके लिए, इसलिए टॉर्क की भी ये कैसी वैल्यू हो गई? मैक्सिमम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क? PE। मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं हो सकता ना टॉर्क का वैल्यू। ठीक है? कहीं नहीं समझ आएगा तो पूछना तुरंत ना। हो गया? चलो थोड़ा सा और घुमाते हैं इसको। P अपोजिट टू E। ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये, और हमने ये डाइपोल रखा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, ये वाला है ये, और इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिए, तो ये माइनस घूम के इधर आ गया, प्लस घूम के इधर आ गया। आ रहा है समझ? घुमा दिए तो ये आपका ऐसे आ गया, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। डायरेक्शन किधर होगी? डाइपोल मूवमेंट ये इस तरफ। ठीक है? तो E इधर है, P इधर है, व्हाट इज द एंगल? 180 डिग्री। समझ आ रहा है? वो एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्शन से मतलब है, एक उधर एक इधर, तो इनके बीच का डायरेक्शन कितना? 180 डिग्री। ठीक है? तो यहाँ पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। रखिए 180 डिग्री। टॉर्क बताइए। टॉर्क इज इक्वल टू साइन 180। बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। मैंने अभी हाल ही में मैथमेटिकल टूल्स रिकॉर्ड करवाया है, चैप्टर नंबर 0। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता हो तो उसको देखिए एक बार, समय निकाल के। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक उसमें देखिए, डिटेल से हमने कवर किया है कि अगर बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं, 180 तो बहुत तुच्छी सी चीज़ है, 11,562 भी आ गया एंगल तो कैसे लिखना है उसकी वैल्यू? 400, 500, 600 कुछ भी आ गया, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं वो मैंने उसमें समझाया। ओके, रिमेंबर वन थिंग, साइन एट 0, at 180, at 360, at 720, it will always 0। जो वैल्यू ये वाली लाइन, दिस इज 0, घूम के आए 180, फिर घूम के गए 360, फिर घूम के गए जो भी है, घूम के आए 720, है ना? हर जगह ये वाली लाइन पर एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। याद रहेगा? सो साइन 180 इज अगेन 0, सो दिस होल थिंग इज 0 अगेन। इसको पहचानो एक बार और। 0 कहाँ पे हुआ था? यहाँ, जब P along द E था 0, और जब अपोजिट टू द E हो गया तो भी 0 टॉर्क। तो इस समय भी कोई टॉर्क नहीं लगता और उस समय भी कोई टॉर्क नहीं लगता। दो सिचुएशन है जब टॉर्क 0 होती है, और टॉर्क का ये पूरा डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इवन इससे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट कितने सारे इसके तैयार हो रहे हैं, कब कहाँ रहेगा तो कितना टॉर्क लगेगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है इनको। ठीक है? हो गया? चलो थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं। थोड़े से घुमाएंगे नहीं तो फिर आप लोग घूम जाओगे, कहोगे बहुत घुमा दिए।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमने डायपोल अभी ऐसे रखा हुआ है ना, देखो ऐसा था, उधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, 0, ये 90, ये पॉजिटिव निगेटिव 180, इसको और घुमा दिए, पॉजिटिव नीचे निगेटिव ऊपर। समझ आ रहा है? निगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, दिख रहा है? और ये वाला एंगल कितना बना? हाँ जी, तो टॉर्क कितना हुआ? फिर कंफ्यूजन हो गया, 1 काहे को बनेगा? देखो ये एक्स एक्सिस पर तो आप समझ गए ना, साइन 0 होता है पूरा, चाहे 0 हो चाहे 180 हो। अब ये वाली सिचुएशन है, 90 के जस्ट अपोजिट 270 मिलता है। हाँ, यहाँ पर 1 होता है 90 पर, तो यहाँ -1, क्योंकि 270 किस क्वाड्रेंट में फंसता है? थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ से चौथा क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 270 से, और तीसरा हो या चौथा साइन निगेटिव होता है। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? पहले और दूसरे में, और तीसरे चौथे में निगेटिव होता है। तो 270 को तीसरा भी मानोगे तो भी निगेटिव, चौथा भी मानोगे तो भी निगेटिव, वहीं से चौथा स्टार्ट होता है। ये आ रहा है समझ में क्वाड्रेंट? मैं तो बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में पिक्चर भी बनता है, पता नहीं आपके दिमाग में बन रहा है कि नहीं। इसलिए वो मैथमेटिकल टूल्स देखिए, आपको 11वीं में पढ़ाते। इस साल मैंने 11वीं का जो सेशन स्टार्ट किया है उसमें हमने डिटेल से सारी चीज़ें कवर की हैं। 15 दिन हम लोग पढ़े हैं कम से कम मैथमेटिकल टूल्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने कवर की हैं। जैसे लॉग का टॉपिक हो गया, डिटेल से बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। 2-3 लेक्चर हैं लॉग के, 1 या 2 हैं शायद 2 लेक्चर आई थिंक। एंगल का पूरा टॉपिक कवर किया, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कवर किया है, बाइनोमियल का टॉपिक कवर किया है। वो सारी चीज़ें जो आपको फिजिक्स में काम आती हैं, केमिस्ट्री में भी इवन। ठीक है, तो कभी संडे वनडे छुट्टी लगे तो उसको ज़रूर देखिए आप लोग टाइम निकाल के। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ कितना हो गया? ये -1, सो दिस इज -P। हो गया, इतना सफिशियंट है। उसके बाद अगर 360 पे घुमा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वो अगेन उसी सिचुएशन में आ गया, तो 0 हो जाएगा। हो गया। तो ये अलग अलग एंगल ऑफ रोटेशन पर कितना कितना टॉर्क लगता है, ये हो गया। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, जब अलोंग द ई होता है कितना टॉर्क लगता है डाइपोल पर? 0। 30 डिग्री हो जाता है तो P/2, 90 डिग्री हो जाता है तो मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम का हाफ कहाँ पे लगता है? 30 डिग्री पर। ये मैक्सिमम 90 पर, तो ये नहीं बोलोगे कि 45 पर हाफ लगेगा। 90 पे मैक्सिमम होता है टॉर्क, तो 45 पे आधा होता होगा, ये आपको धोखा लगता है। जबकि हाफ किस पर होता है? 30 डिग्री पर। ये कैलकुलेशन बताता है। और 45 कौन बताता है? हमारा दिल, है ना, कि 90 पे फुल है तो हाफ कहाँ पे होगा? 45 पे। ऐसा कुछ नहीं ना। ओके, 180 पर अगेन 0, 270 पर नेगेटिव टॉर्क होता है। नेगेटिव टॉर्क का क्या मतलब है? माइनस साइन आया ना। नेगेटिव टॉर्क का क्या मतलब? पॉजिटिव तो समझ में आता है, ठीक है, टॉर्क लग रहा है, हम लगा रहे हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो, या डाइपोल बना रहा हो, टॉर्क कोई भी लगाए घुमाने के लिए। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब ये है कि उसमें हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही उसको खींच लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, हम नहीं लगाते। तो जब हम नहीं लगाते तो हमारा फोर्स नेगेटिव न हुआ, हम लगाते तो हमारा फोर्स पॉजिटिव होता। हम वर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो जो दूसरा वर्क कर रहा है नेगेटिव हो गया वर्क। देखो, समझो इसको। चलो मैं अभी इस पर आता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये हो गया। हाँ, अब इसमें देखो, ये 2 पॉइंट, इसमें एक बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दोनों जगह टॉर्क 0 हो रहे हैं, एक अलोंग द ई और एक अपोजिट टू द ई पर कोई टॉर्क नहीं लगता। जब किसी चीज़ पर, एक चीज़ तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, तो फोर्स तो लग ही नहीं रहा। ये जितने भी सिचुएशन आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ टॉर्क की बात हो रही है, फोर्स तो कहीं है ही नहीं। नेट फोर्स तो पहले ही 0 घोषित कर दिए हम लोग, है ना। लेकिन ये 2 सिचुएशन देखो, ये ऐसी हैं जब टॉर्क भी नहीं लगता उस पर, फोर्स तो नहीं लगता, टॉर्क भी नहीं लगता। तो जब किसी बॉडी पर ना फोर्स लगे और ना टॉर्क लगे, तो ना वो स्ट्रेट चलेगा और ना वो गोल घूमेगा। ये वाली सिचुएशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? कब? जब एक बॉडी पर ना फोर्स लगे और ना टॉर्क लगे, कोई फोर्स ना लगे, ना गोल घुमाने वाला फोर्स, ना सीधा चलाने वाला फोर्स, तो उस बॉडी को किस पे मानते हैं? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। और ये क्वेश्चन बनता है एकदम, कितने अंदर से ये क्वेश्चन आया देखो, समझना इसको।
स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे ये पंखा चल रहा है, देखो चल रहा है कि नहीं बताओ, तो चल के कहाँ जाएगा? आप बोल रहे हो चल रहा है, तो कहाँ जाएगा ये चल के? बोलो। कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता ना, चलता तो है लेकिन जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये वाला नहीं चलता, ये वाला चल रहा है, गोल गोल वाला। तो ये चल रहा है लेकिन कौन सा? रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसलिए चल के कहीं जाता नहीं। तो ये ऐसे चल रहा है क्या? लीनियर नहीं चल रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में है। कौन से फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में है? लीनियर फोर्स। लीनियर मोशन नहीं कर रहा, तो ये लीनियरली क्या है? इक्विलिब्रियम में। कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल, तो ये रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल वाला इक्विलिब्रियम इसके पास नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स उस पर जीरो है, ये सीधे नहीं चलता पंखा, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? लीनियर वाला। अब वो पीछे वाला पंखा बंद है, इमेजिन करो, देखो उधर पीछे, उसको मान लो बंद है, वो धीरे धीरे चल रहा है, उसको सपोज करो बंद पड़ा है, ठीक है? क्या पड़ा है? बंद पड़ा है। अब मैं उस पंखे को ऐसे चला रहा हूँ, जैसे ये पंखा है समझो, ये एक पंखा है, इमेजिन हुआ। ये वाला पंखा तो ऐसे चल रहा था लेकिन चल के कहीं जा नहीं रहा था, गोल गोल घूम रहा था, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? ऐसा नहीं चलता, तो लीनियर इक्विलिब्रियम में, लीनियर फोर्स नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम आ गया। वो वाला पंखा सपोज गोल नहीं घूमता, अब मैं उस पंखे को ऐसे हाथ में पकड़ा हूँ और मैं उसको ऐसे चला रहा हूँ, तो ये पंखा कैसे चल रहा है? लीनियर मोशन है कि नहीं? कौन सा मोशन नहीं है इसके पास? रोटेशनल नहीं है ना, रोटेशनल। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। कौन सा मोशन है? इसलिए लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं है, लीनियर मोशन कर रहा है। रोटेशनल नहीं कर रहा है, इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, आप देखो तीसरी सिचुएशन, ये पंखा लिया, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है और ये चल भी रहा है, ये कौन से इक्विलिब्रियम में है? गोल भी घूम रहा है, सीधे भी चल रहा है, तो लीनियर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, किसी इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझे या नहीं समझे? अब इस पंखे का स्विच बंद कर दिए, ऐसे गोल घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल। सीधे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम? लीनियर इक्विलिब्रियम। समझ आया? तो इस पर न तो नेट फोर्स काम कर रहा है, न टॉर्क काम कर रहा है, न ये सीधा चल रहा है, न गोल घूम रहा है, यानी हर तरह का फोर्स इस पर जीरो है। दिस इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कुछ नहीं कर रहा है, ये है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पंखा बंद कर दें तो न वो गोल घूम रहा है, न सीधे चल रहा है, तो ये कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। समझ आया इक्विलिब्रियम का मतलब? जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल में एक ही चीज़ का अंतर है कि ये जैसे सपोज इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ऐसे ऐसे रखे, ये इस तरह से, ठीक है, और ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। क्या ये सीधा चल रहा है? क्या ये गोल घूम रहा है? तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो, इक्विलिब्रियम है ना। मैं इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको डिस्टर्ब कर दूंगा, हिला दूंगा। हिलाऊंगा तो दो चीज़ होगी, ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी तो इक्विलिब्रियम में है ना, बड़े मजे से, ना गोल घूमता है ना सीधा जाता है, इक्विलिब्रियम में है। सपोज करो ऐसे नहीं खड़ा हो रहा हथेली पे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, मानिए, ना सीधा चलता है ना गोल घूमता है। मीनिंग समझ आ रहा है मेरा? अब मैं इसके स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से इसको डिस्टर्ब करने वाला हूँ। डिस्टर्ब कैसे करूँगा? फोर्स लगाऊंगा, ढकेल दूंगा। अगर मैं फोर्स लगा के इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दूं, बिगाड़ दूं, ऐसे फोर्स लगा के, और ये वापस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए अपने से, तब तो ये स्टेबल है, क्योंकि वापस इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपने आप। लेकिन मेरे धक्का मारने से अगर इसका इक्विलिब्रियम भंग हो गया और ये वापस नहीं आ पाया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम रहा होगा? अनस्टेबल। स्टेबल होता तो वापस आ जाता। ठीक, अब ये बताओ, ये रखा है इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, ये वापस आया क्या? नहीं आया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। ये देखो वही बॉडी है, चल रहा है क्या? गोल घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, ये डिस्टर्ब किए, हटा दिए इक्विलिब्रियम से, छोड़ दिए, आ गया अपनी पोजीशन पे। ये हमने डिस्टर्ब किया, हो गया डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, ये छोड़ दिए, फिर वापस वहीं आ गया। तो ये बार बार अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कि अगर आप उसको आप पोजीशन से चेंज करो, हटाओ, अगर वो वापस आ जाए उसी पोजीशन में, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। और अगर नहीं आया तो अनस्टेबल।
अब ये दोनों सिचुएशन देखिए, इसमें भी नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो होता है। तो जब फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, तो दोनों इक्विलिब्रियम है। दोनों में से कोई एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। पहचानिए विच वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड विच वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शर्त याद है ना, स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, वापस आ जाता है अपने इक्विलिब्रियम में। ठीक, देखिए समझिए इसको। हमने ओके, हम इसको यहाँ पे लेते हैं। तो हम ये दो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, दोनों में नेट फोर्स जीरो, दोनों में नेट टॉर्क जीरो, दोनों इक्विलिब्रियम है। कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है? तो देखिए पहले E along P या P along E, दिस इज E डायरेक्शन और दिस इज व्हाट, P डायरेक्शन, यही है ना, E along माइनस Q प्लस Q। मैं क्या करूंगा, इसको इस पोजीशन से डिस्टर्ब कर दूंगा। ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इस समय टॉर्क जीरो लगता है इस पर। मैं इसके इस इक्विलिब्रियम स्टेट को भंग करूंगा। भंग करना मतलब क्या, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, छोड़ दो। अगर ये वापस आ गया तो स्टेबल होगा, नहीं आया तो अनस्टेबल होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ E एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ P। समझ आ रहा है ये? दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q। ये थीटा कितना बनाए थे इसको हम, 180, यहाँ थीटा जीरो था। ठीक है, इसको भी हम डिस्टर्ब करेंगे। ठीक, अब डिस्टर्ब कैसे करना है देखो, डिस्टर्ब इट। ठीक, देखिए दिस इज E और ये डायरेक्शन है ना P की, ये मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया तो P कैसे आ गया, ऐसे हुआ। दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q। इसको भी मैं डिस्टर्ब करता हूँ, ये ऐसा रखा हुआ है ना P, तो इसको मैं ऐसे डिस्टर्ब कर देता हूँ। दिख रहा है ना P की डायरेक्शन, ऐसे डिस्टर्ब कर देता हूँ। ये दिस इज P। ठीक, ये कौन सा है, प्लस Q, और ये वाला नीचे आ गया माइनस Q। ठीक है, डिस्टर्ब किए। इसको कैसे उठाया हूँ मैं, ऐसे ये, और इसको कैसे उठाया हूँ, इधर से ये। ठीक है, हाँ, अब कौन वापस आता है कौन नहीं आता, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द E, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा QE पॉजिटिव। और ये निगेटिव चार्ज है, किधर फोर्स लगता है, दिस इज माइनस Q, लगा फोर्स। अब ये एक हैंडल है, इस हैंडल पर उधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, ये किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ये पहले किस सिचुएशन में था, ऐसे ही तो था। इसको हमने ऐसे डिस्टर्ब किया और जैसे डिस्टर्ब किया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लग गया, वापस ऐसे चला गया। तो वापस आ गया कि नहीं, एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, ये ऐसे घूमेगा, टॉर्क लगेगा तो क्लॉकवाइज ऐसे, और ये वापस आ जाएगा। आया, समझ आया? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको थोड़ा चेक करो। ये ऐसे रखा है 180 डिग्री में इस तरह से, और मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब करते हैं, फोर्सेस बनाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है, दिस इज विच टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव पर किधर फोर्स लगता है, दिस इज प्लस QE। ये निगेटिव है, निगेटिव पर किधर फोर्स लगता है, अपोजिट। ये अब इस हैंडल को देखो, इस हैंडल पर एक फोर्स उधर लगा, एक इधर लगा, ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमा। घूमा तो क्या आपने एक्चुअल पोजीशन को प्राप्त किया, ये कैसा था, ये ऐसा था ये, और ये ऐसे जैसे घुमाए तो ये वापस जाना चाहिए, लेकिन ये किधर जा रहा है, ऐसे। ये तो अलोंग द E अलाइन हो जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है और ये ऐसे घूम जाएगा। क्या ये वापस गया ऐसे, वापस जहाँ पर था 180 में गया, नहीं गया। ये तो और इधर आ जाता है घूम के, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ले आता है खींच के। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा, पक्का? ऐसे मत देखो, ठीक है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। ठीक बात। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, बोलिए, व्हेन P अलोंग E। और हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन में रहनी चाहती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इसलिए डाइपोल को जब भी किसी भी एंगल में घुमा फिरा के छोड़ दो, वो हमेशा कहाँ आना पसंद करता है, हाँ, कहाँ पर, P अलोंग द E जब हो जाए।
यानी एंगल 0 होना चाहिए पी और ई के बीच का। आया समझ? तो किसी भी डायरेक्शन को आप डाइपोल घुमाओ और छोड़ दो, वो हमेशा घूम के कहाँ आ जाएगा? अलोंग द ई। हमेशा डाइपोल अपने आप को किसके अलोंग करना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उसी डायरेक्शन में। आप कहीं भी घुमा फिरा के छोड़िए, वो घूम के ऐसे ही आ जाएगा। अब वो बात हो रही थी ना माइनस पी कैसे आ गया 270 पर, ठीक है? देखो माइनस पी कैसे आता है, दिस इज ई और ये देखो ये है पी, ठीक है? ये 0 डिग्री पर रखा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, सेम सिचुएशन यही हुआ ना, तो ये क्या होगा? ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे घुमा दूं ऐसे और थोड़ा सा उठाऊं, तो वापस ये फिर वहीं चला जाएगा घूम के, यही सिचुएशन बन जाएगी। अगर मैं इसको और नीचे घुमा दूं थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर दूं घुमा के, ये दिस इज पी, ऐसे, यही है ना 270 थीटा। तो क्या होगा? तो होगा ये, देखो क्या होगा, ये कौन सा चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर फोर्स लगाएगा और इस पर, और ये किधर जाएगा? मैं इसको नहीं ढकेलता भाई, मैं टॉर्क नहीं लगा रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। छोड़ूंगा तो क्या ये यहीं खड़ा रहेगा? ये घूम के चला जाएगा। कौन चलाएगा उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं टॉर्क लगा रहा हूँ? आंसर है नहीं। यहाँ तक ला करके 180 तक लाइए और थोड़ा सा नीचे कीजिए इसको, ये ऐसा है, थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए, आप देखोगे ई यहाँ फोर्स लगा लेगा उस पर और नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, ये ऐसे ही घूम जाएगा अपने आप, ई उसको खींच लेता है। तो वर्क कौन कर रहा है? मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? निगेटिव। समझ आया? इस वजह से वो निगेटिव ही हो जाता है। यहाँ तक हो गया जी? ओके। इसके बाद अगली चीज़ है कि ये तो ठीक है, चलिए टॉर्क लगता है, कहाँ पर कितना लगता है हमको समझ में आया। अब मैं फिर से आपसे ये सारी वैल्यूज़ पूछूंगा अलग अलग एंगल पर। 0 पर कितना टॉर्क, 30 पर कितना टॉर्क, 90 पर कितना टॉर्क फुल P, 180 पर कितना टॉर्क 0, 270 पर कितना टॉर्क -P। ये मैं फिर से पूछूंगा। इसको घुमाने के लिए, टॉर्क बनाने के लिए, चाहे मैं घुमा रहा हूँ या डाइपोल खुद वर्क करता हो, डाइपोल खुद फोर्स लगा के उसको टॉर्क बना के घुमाता हो, टॉर्क लगाने में फोर्स लगाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो हमको वर्क करना पड़ता है। अगर मैं एक डाइपोल को घुमा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चल रहा है, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो हम वर्क करते हैं अगर हम डाइपोल को घुमा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, या डाइपोल घूम रहा है तो डाइपोल वर्क कर रहा है। लेकिन वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क तो हो रहा है। वो वर्क कितना होता है? किसी एक पर्टिकुलर एंगल से एक पर्टिकुलर एंगल तक एक डाइपोल को घूमने में कितना वर्क करना पड़ता है, या घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क की क्वांटिटी कितनी होती है? अगेन इट इज़ ए मेजरेबल क्वांटिटी। क्वेश्चन मेरा समझ में आया? एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मैं उसको इस θ1 से θ2 तक घुमाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन में अलोंग करना चाहेगा डाइपोल को, और अगर मुझे उसके खिलाफ θ1 से θ2 घुमाना है डाइपोल को, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचेगा, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ता है एक डाइपोल को घुमाने में, उस वर्क का कैलकुलेशन कितना होता है? ठीक बात, चलिए वो देखते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ, नोट करें। रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करना पड़ता है? ठीक बात, ये समझ आया? ओके। देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटेंसिटी एंड देयर इज ए डाइपोल। उसको कहीं पर भी रखते हैं, वो कहाँ रहना पसंद करता है? जहाँ उस पर टॉर्क भी 0 हो, फोर्स भी 0 हो। इक्विलिब्रियम में कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और वो कौन सा होता है? जब P अलोंग द E होता है। वहाँ से अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, सपोज दिस इज थीटा, कितना होता है थीटा उस समय? 0, उसको θ1 मानिए, और मैं इसको θ2 तक घुमाना चाहता हूँ, तो मैं θ1 से ऐसे इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर देता हूँ। सिचुएशन समझ आ रहा है? ये इतना मुझे इसको रोटेट करना है। जब ये डाइपोल यहाँ पर होता है उस समय θ1 कितना होता है? 0, कुछ भी होता है, और चलिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और इसको मुझे इतना घुमाना है, इस समय कितना एंगल बनता है? θ2 यहाँ पर। दिस इज θ1, दिस इज θ2, ये एंगल। सिचुएशन समझ आया? दो एंगल नोन है ना भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमा दिए, तो θ1 0 हो गया और ये 90 डिग्री θ2 हो गया। समझ आ रहा है? बोलेगा
0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाओ, कितना वर्क किए? तो 2 एंगल बताए ना, एक 0 डिग्री एक 180, तो एक θ1 हो गया इनिशियल वाला, फाइनल वाला 180 हो गया। तो 2 एंगल हमेशा बताएगा। तो पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं कि θ1 से θ2 घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। लेकिन ये लीनियर फोर्स है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी कौन सा निकलेगा? लीनियर वर्क। ये क्या लीनियर फोर्स लग रहा है यहाँ? ये तो गोल घूमने वाली पार्टी है। ये वाला फोर्स कहाँ यूज होता है? सीधा चलाने में, लीनियर फोर्स। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ क्या सीधा चलने का काम हो रहा है कि गोल घूमने का काम हो रहा है? तो गोल घूमने के काम में ये लीनियर फोर्स का कोई रोल नहीं है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको कौन सा फोर्स चाहिए? गोल घुमाने वाला। और ये डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा है? लीनियर। और यहाँ लीनियर कुछ नहीं हो रहा, ये डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखते हैं, ये एंगल बताता है डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी है ये। तो हमको ना अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हमको ना तो ये लीनियर फोर्स चाहिए और ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या चाहिए? एंगुलर फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड हु इज एंगुलर फोर्स? टॉर्क, गोल घुमाने वाला फोर्स टॉर्क। और गोल घुमाने वाला डिस्प्लेसमेंट, गोल घूमने वाला डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ समझ आ रहा है? तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया देखो, हम ये जानते हैं फोर्स में अगर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, तो ये क्या बन गया? टॉर्क। साथ में इधर कौन है? एक्स। मैं इसमें आर जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक आर डिवाइड कर देता हूँ, तो फोर्स इंटू आर, ये क्या बन गया? टॉर्क, एंगुलर फोर्स, जिसको टॉर्क बोलते हैं। और एनी लीनियर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एनी perpendicular distance from point of rotation, it will converted into angular quantity. This is linear displacement. After dividing by r, it will converted into angular displacement, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितना डिग्री घूमा, ये डिस्प्लेसमेंट है एंगल की भाषा में, गोल घूमने वाले का। सीधा चलते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब गोल घूमते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर नहीं बताते। क्या बताते हैं? 1 डिग्री घूमा, 2 डिग्री घूमा, 3 डिग्री घूमा, तो ये 1, 2, 3 डिग्री है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंगल बताने वाला डिस्प्लेसमेंट। समझ आया ये? तो ये हमारा क्या बना? दिस इज नथिंग बट दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर क्वांटिटी। एंगुलर के लैंग्वेज में ये एंगुलर वाला फोर्स है, ये एंगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे जो वर्क निकलेगा वो कौन सा वर्क निकलेगा? एंगुलर वाला, गोल ही तो घूम रहा है। तो हमको ये वाला वर्क का फॉर्मूला यूज करना है। दोनों सेम चीज है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लीनियर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट गिव्स लीनियर वर्क डन। एंगुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स एंगुलर वर्क डन। और यहाँ कौन सा काम हो रहा है? एंगुलर। लेकिन ये टॉर्क, ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करने से वर्क बनता है, करेक्ट। क्या कर दे मल्टीप्लाई? देखो, 2 क्वांटिटी कब मल्टीप्लाई करनी अलाउ होती फिजिक्स में? जब थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट टॉर्क ना चेंज होता हो, सेम फोर्स रहता हो। क्या? यहाँ का टॉर्क, यहाँ का टॉर्क, यहाँ का टॉर्क, यहाँ का टॉर्क, यहाँ का टॉर्क सेम है हर जगह कि टॉर्क बदल रहा है? टॉर्क के खुद के फॉर्मूले में कौन आता है? थीटा आता है। जैसे जैसे थीटा बदलता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा बदलता जाएगा, वैसे वैसे पी साइन थीटा बदलता जाएगा, यानी टॉर्क खुद ही बदलता जाएगा। टॉर्क एंगल पर डिपेंड करता है ना, तो जैसे जैसे डाइपोल घुमाओगे थीटा चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। आपने देखा ना, कहीं टॉर्क 0 लग रहा था, कहीं p/2 लग रहा था, कहीं 2p लग रहा था, कितना p, फुल p, और कहीं 0, कहीं -p लग रहा था। देखा आपने कि नहीं देखा? तो टॉर्क तो जगह जगह पर खुद चेंज हो रहा है। टॉर्क क्या है? फोर्स। तो ये फोर्स कैसा है? जगह जगह बदलने वाला। जैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री चेंज हो जाएगा टॉर्क चेंज हो जाएगा। तो थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, θ1 से θ2 का ये जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक टॉर्क की एक ही वैल्यू है कि टॉर्क बदल रहा है बार बार? और जब एक क्वांटिटी चेंज होती रहती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करते हैं? कैलकुलस इन्वॉल्व करते हैं। और कैलकुलस क्या बोलता है कि ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है थीटा, टोटल थीटा डिस्प्लेसमेंट है θ1 से θ2, इसके ना बहुत सारे टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े? इन्फिनिटी। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लो, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट। और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा छोटा वर्क निकाल लो। अब अगर मैं इसके इतने टुकड़े करूं, 1 लाख टुकड़े कर दूं मान लो, तो कितना छोटा डी थीटा बना? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा। वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को आप पॉइंट मान सकते हो कि नहीं? इतना छोटा टुकड़ा हो गया। और उस पॉइंट के लिए इस टॉर्क को आप कांस्टेंट मान सकते हो। उस पॉइंट के लिए तो टॉर्क नहीं बदलता होगा ना। पॉइंट का ना तो इनिशियल पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। इनिशियल और एंड होता तो हम बोलते हैं यहाँ टॉर्क की वैल्यू अलग है, यहाँ बदल गई।
लेकिन पॉइंट का तो ना सिरा होता है ना अंत होता है, कुछ नहीं होता, वो तो बस पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट के लिए क्या मान सकते हो, जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है हर जगह। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने इसके इतने टुकड़े किए कि हर टुकड़ा क्या हो गया, डी थीटा डी थीटा डी थीटा। और हर डी थीटा के लिए आप क्या मान सकते हो, टॉर्क एक जैसा है। पॉइंट के लिए एक जैसा टॉर्क नहीं बदला, तो उस पॉइंट को हम इस टॉर्क से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, डी थीटा को कर सकते हैं। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए टॉर्क मल्टीप्लाई करना अलाउ है, उससे छोटा सा वर्क आएगा डी डब्ल्यू। तो ऐसे करके छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करवा के डी थीटा डी थीटा डी थीटा टॉर्क मल्टीप्लाई कर करके क्या निकाल लेंगे, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। बन गया सब छोटा छोटा वर्क, और सबको क्या करना है, ऐड अप। फिजिक्स में ऐड करने का काम कौन करवाता है, इंटीग्रेशन। सारे डी डब्ल्यू को जोड़ दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो क्या आ गया, फुल वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया, छोटे छोटे वर्क निकाल लेते हैं, समझ आ रहा है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम, यहाँ लिख लेना, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये मैं नीचे बिठा दे रहा हूँ, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने के लिए। हाँ जी बोलिए, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये समझ आ रहा है। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क निकला। और फुल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसको दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हाँ टोटल वर्क डन ना। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये लिमिट भी हम कहाँ से कहाँ लेंगे, थीटा 1 से थीटा 2, ये भी थीटा 1 से थीटा 2। समझ आ रहा है, दिस इज लिमिट, कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ तक घुमाया, ठीक बात। ओके, सो दिस इज थीटा 1 टू थीटा 2 टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा, ठीक। अच्छा, अब ये टॉर्क को देखो, टॉर्क इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा कि बाहर जाएगा, तो आंसर है अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर चला जाएगा, और वेरिएबल होगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा। तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये अगर थीटा का फंक्शन हुआ तो वेरिएबल माना जाएगा, और थीटा का फंक्शन नहीं हुआ तो कांस्टेंट माना जाएगा। तो देखो थीटा का फंक्शन है कि नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का पी ई साइन थीटा, थीटा आया इसमें, सो दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ना, और कुछ नहीं। दिस इज थीटा 1 टू थीटा 2। अब पी और ई तो कांस्टेंट है, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह यूनिफॉर्म है। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, पी और ई बाहर आ गए, थीटा 1 थीटा 2, और अंदर क्या बचा, ओनली साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका अपर लिमिट थीटा 2, और ये हो गया नीचे लोअर लिमिट थीटा 1, और सामने क्या लगा है, पी ई। मैं इस माइनस को बाहर लगा दूं, यहाँ चलेगा, मल्टीप्लाई में है। ओके, एक बार आप अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो। सो वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दिस इज माइनस पी ई, और एक बार थीटा 2 रख रहे हैं थीटा की जगह, सो इट विल बी कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। बस ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इससे जो मर्जी वो फॉर्मूला बनाते रहो आप, थीटा की वैल्यू रखते रहो, कहाँ से कहाँ घुमाना है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम, या वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा 1, 0 डिग्री से कहाँ घुमाना है, या इसको थीटा कर दो, एक को तो 0 रख रहा हूँ ना, इनिशियल एंगल को क्या बोल रहा हूँ 0, यहाँ से थीटा डिग्री पर घुमाना है। तो एक तो 0 हो जाएगा खत्म, एक ही थीटा दिखेगा, cos 0 इज व्हाट, cos 0 1, साइन 91 होता है तो cos 0 1 होगा। तो यहाँ क्या करना है, एक को आपको इनिशियल वाले को, ओके, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं जी हम लोग। हाँ देखो, इसमें छोटा सा हम चेंज ये कर सकते हैं, देखिए ना, ये माइनस साइन है, अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, इट विल बी माइनस, इट विल बी प्लस। समझ आया। तो इसको एक स्टेप आप और लिख लो, क्योंकि बाहर माइनस हम नहीं लगाते। थीटा 1 पहले दिखे 2 बाद में दिखे, अदरवाइज ये भी ठीक है। ओके, दिस विल बी वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस में अंदर ले जा रहा हूँ
सो दिस इज PE, पहले कौन आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया cos थीटा 1 और ये निगेटिव हो गया cos थीटा 2। अब ठीक है, आ रहा है समझ? हाँ, थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल, थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल। मैं कहाँ से कहाँ तक घुमा रहा हूँ, 0 से 90, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, रखो 0 cos 0 1, तो ये चीज़ 1 हो गई और ये थीटा 2 की जगह क्या रखना है, थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 0 से थीटा डिग्री घुमाने के लिए क्या बनेगा, दिस इज PE 1 माइनस cos थीटा, और ये बड़ा अल्टीमेट फॉर्मूला है, बस आप ये याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर वो 0 से ही बोलेगा घुमाने के लिए, 0 से इतने पे घुमाओ, तो 0 रखने का झंझट खत्म, इसको ऑलरेडी रख के क्या बना लिए 1, सिर्फ उस एंगल को देखो कहाँ तक घुमाना है वो यहाँ पुट करो। जैसे अगर मैंने आपको बोला 0 से 90 डिग्री घुमाओ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी रखा है, सिर्फ हमको क्या पुट करना है, cos 90, हाउ मच इज cos 90, 0, तो वो तो खत्म हो गया, 1 माइनस 0 इज 1, सिर्फ ये कितना आया, PE आया। तो याद रखना 0 से 90 डिग्री अगर एक डाइपोल को ऐसे घुमाना है तो कितना वर्क करना पड़ता है हमको, PE के बराबर, दिस इज प्लस PE, कितना वर्क करना पड़ता है, प्लस PE। और अगर मैं बोलूँ आपको कि 0 से 180 डिग्री घुमा दो डाइपोल को तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए ये 0 का 1 पहले ही है, यहाँ कितना पुट करना है, 180, cos 180 इज ना, cos 0 इज cos 0 1, तो फिर ये 0 कैसे होगा, इस पूरी लाइन पे जिंदा रहेगा, इस लाइन पे मरेगा, साइन इस लाइन पर 0 हो रहा था, साइन 0, तो 180 पे भी 0 होता है, cos 0 पर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1, कितना होता है 180 पर, -1, सो -1 माइनस माइनस, तो 1 + 1 2, तो ये कितना हो गया 2PE। आया समझ? तो फिर से 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाना है, कितना वर्क किए, 1PE वर्क हुआ, और 90 डिग्री घुमा दो, 180 पहुंच गए, कितना वर्क हुआ, एक और PE। नहीं समझ आया, क्या आया, ऐसे देखो, ये देखो कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझाता हूँ इससे। हाँ जी, ये देखिए, ये 0 पर है, ये 90 डिग्री घुमा दिया डाइपोल को, कितना वर्क हुआ, प्लस P, एक बार और 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री घुमाने में कितना होता है P, तो 0 से टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1P, एक PE और 2P, तो 0 से 180 कितना होता है 2P। ठीक, थोड़ा और घुमाते हैं 270 पर, 0 से 270 बताइए, दिस इज PE, हाँ 270, cos 270, cos 90 पर कितना होता है 0, तो 270 पर भी कितना होगा 0, दिस इज अगेन 0, क्या बचा 1, PE आया खाली, दिस इज अगेन प्लस PE। और ये रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, 2P हो चुका था, फिर नीचे और घुमाए तो 1P क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही उसको घुमा लेता है, फिर हमको नहीं घुमाना पड़ता, समझ आया? अदरवाइज 3P हो जाना चाहिए था ना, 1P 2P, एक और P घुमाते, 90 डिग्री घुमाए ना, 180 के बाद 90 और एक और P होना, 3P होना चाहिए था, जबकि इसमें से एक P घट गया, क्यों, क्योंकि वो वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम नहीं करते, इसलिए एक माइनस हो जाता है, समझ आया? तो ये थोड़े से वर्क के कैलकुलेशंस हैं, ये आप याद रखोगे, ये नोट करें आप।